नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज चर्चा करेंगे 2022 चुनाव में आखिर किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि यहां पर जो दल हैं, विपक्षी दल, वो लगातार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अगर सपा की बात की जाए तो उनके मुखिया कह रहे हैं कि 2022 में सपा की सरकार बनेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार में कोई काम नहीं हुआ। जिस तरीके से बीजेपी ने बड़े बड़े वादे किए थे जनता से, चाहे वो विकास का वादा हो, चाहे वो रोजगार का वादा हो, लेकिन वो सभी विफल साबित हुए हैं। किसी भी तरीके का विकास नहीं हुआ है, ये सपा की तरफ से कहा जा रहा है। और ना ही जिस तरीके से गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की गई थी वो भी नहीं हुआ है। और इसके साथ ही उन्होंने एक सवाल और यहाँ पर किया है, कहा है कि ब्राह्मणों के साथ बेहद अत्याचार हुआ है बीजेपी सरकार में और पक्षपात भी देखने को मिला है। और इसके साथ ही अगर बात करें बीएसपी की, तो यहाँ पर वो भी पीछे हटती हुई नहीं नजर आ रही है। लगातार यहाँ पर वो चुनाव को लेकर रणनीति बना रही है। उनके जो सतीश मिश्रा हैं वो यहाँ पर ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, ब्राह्मणों को लुभाने की बात कर रहे हैं और ब्राह्मणों को लुभाया भी जा रहा है, कई सम्मेलन किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि कई लोग यहाँ पर विपक्षी जो पार्टियां हैं वो लगातार सरकार पर हमलावर हैं। जन आशीर्वाद यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है और इसी के साथ ही आपको बताते चले कि जन आक्रोश यात्रा भी निकाली जा रही है और लगातार लोगों तक पहुंचा जा रहा है, लोगों से संपर्क किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी के कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और अपनी जो खूबियां हैं, जो विकास कार्य किए हैं, उनको गिनाया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि कांग्रेस भी यहां पर बीजेपी छोड़ो सीट छोड़ो आंदोलन चला रही है। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ कई रिपोर्टर अलग अलग जिले से जुड़ रहे हैं। सीधा सबका परिचय करवा दें। हमारे साथ लखनऊ से निखिल जुड़ गए हैं सीधा, और कदीम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बुलंदशहर से, और भी हमारे साथ राजीव जुड़ गए हैं सीधा। इन सभी से सवाल करेंगे। सबसे पहले लखनऊ चलते हैं, क्योंकि लखनऊ में हमारे साथ निखिल मौजूद हैं। निखिल, यहाँ पर 2022 चुनाव को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। हर पार्टी यहाँ पर कमर कस ली है और बड़े बड़े दावे कर रही है। तो क्या लगता है, जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि यहाँ पर सपा कह रही है कि जिस तरीके से विकास के वादे किए गए थे बीजेपी सरकार में वो पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, आखिर जमीनी हकीकत क्या है? उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले कुछ ही महीने बाकी हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी अपने को दिखाना चाहती है कि हमने जो है आम जनता के लिए क्या किया है। उसके लिए लखनऊ से कौशल किशोर को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। उसके बाद आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, जो लखनऊ से यात्रा शुरू हुई थी, वहाँ किन्नौर तक के कई जिलों में गई थी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सत्ता की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने एक राजनीति निकाली। अखिलेश यादव का साथ उन्होंने बयान दिया था कि बीजेपी जो है हमारे विकास से केवल पीछे जाते हैं। उन्होंने अपने विकास भी गिनाए। आगरा एक्सप्रेस मेट्रो सिटी बनाया, को हमने चालू किया, कितने कम समय उनको चालू समाजवादी पार्टी ऐसा हम बता रही कि हमारी सत्ता बनी थी। लेकिन आम जनता की बात करें तो आम जनता भी कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार से थोड़ी टूटी हुई देखने को मिल रही है। लेकिन निखिल, यहाँ पर बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां यहाँ पर दावे कर रही है। अगर बीएसपी की बात की जाए तो वो यहाँ पर ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश कर रही है और ये माना जा रहा है कि उनका कहना है कि बीजेपी सरकार में ब्राह्मण नाराज रहे हैं, ब्राह्मणों के साथ यहाँ पर गलत मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। और इसी के साथ अगर सपा के अखिलेश यादव की बात की जाए तो वो यहाँ पर परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जातवाद की राजनीति होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, जातियों की राजनीति बिल्कुल देखने को मिलती है। हालांकि बसपा की बात करें तो उन्होंने बसपा से सतीश चंद्र मिश्रा इस समय ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं बिक्रू कांड की बात करें, बिक्रू कांड में विकास हो गई, जिस तरह के एनकाउंटर में कई पुलिस वालों की हत्या करी गई थी। उसके बाद उसके सहयोगी अमर दुबे की पत्नी जो खुशी दुबे है, उसको कहीं ना कहीं शादी के बाद जेल में डाल दिया गया था। तो कहीं ना कहीं सतीश चंद्र मिश्रा ने उसका भी मुद्दा उठाया था। और ब्राह्मण की बात करें तो कहीं ना कहीं कई मुद्दे भी सामने आएंगे, जैसे कमलेश तिवारी का हिंदुवादी मुद्दा बीती हत्या कर दी गई। सरकार बनते ही विवेक तिवारी के मैनेजर की हत्या पुलिस द्वारा कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं कई मुद्दे ब्राह्मणों को देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण का वोट बात करें, उत्तर प्रदेश में तो 12 से 14% ब्राह्मण का वोट है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण का वोट कोशिश की जा रही है।
जी निखिल, जिस तरीके से आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है और लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है, अपनी खूबियां गिनाई जा रही है कि जिस तरीके से बीजेपी ने विकास कार्य किए हैं उसके बारे में जनता को बताया जा रहा है कि क्या कुछ किया है, कितने विकास कार्य किए हैं, क्या कुछ अभी तक प्रदेश में हुआ है, इसको लेकर क्या लगता है कि 2022 में जनता का आशीर्वाद किसकी तरफ रहेगा, क्या आपको लगता है? ये आपको बता दें, आशीर्वाद यात्रा की बात करें तो हो रहा है कि देखा जा रहा है कि किस तरह जनता का रुख जा रहा है। बात करें विकास की बात करें तो विकास में कहना है बीजेपी भी अपने को आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा कि हमने जिसका विकास बीजेपी सपा का आरोप लगाती है, सपा बीजेपी का आरोप लगाती है। अगर जो जनता की बात करें तो जनता का रुख अभी पाई जाती है जनता को साफ मिल रहा है, लेकिन 40 से 50% की बात करें तो जनता का रुख 70% जनता को मिल रहा है। हालांकि इसमें नौकरी का मुद्दा भी देखने को मिल रहा है, युवा को कितना रोजगार मिल रहा है, उनकी सरकार ने साफ तौर से सामने युवा को अच्छा रोजगार दिया है। लेकिन समाजवादी रोजगार भर्ती की बात करें या 1 लाख शिक्षण भर्ती की बात करें तो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हमारे साथ बने रहिए निखिल। राजीव का रुख करेंगे हमारे साथ झांसी से सीधा जुड़े हैं। राजीव, यहाँ पर 2022 चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, अलग अलग तरीके की यात्राएं निकाली जा रही, चाहे वो जन आशीर्वाद यात्रा हो या आक्रोश रैली हो, और इसी के साथ यहाँ पर ब्राह्मणों को लुभाने की भी कोशिश पूरी की जा रही है बीएसपी की तरफ से। लेकिन 2022 में कौन गद्दी पर बैठेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन राजीव, क्या लगता है, जिस तरीके से यहाँ पर सभी पार्टियां कमर कस ली है तो जनता का क्या रुख है? जी आपको बताएं, चुनाव में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लगभग 6 से 7 माह का समय बचा है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मिशन मोड में है। इसी को लेकर 16 अगस्त से शुरू हुई है जो जन आशीर्वाद यात्रा, वो 20 तारीख तक चलना है। और इस यात्रा के तहत आप देख सकते हैं प्रत्येक जिले में, बुंदेलखंड के जिलों में ये यात्रा गई हुई है, जिसमें ललितपुर, झांसी और इसके अलावा जालौन में भी भानु प्रताप वर्मा बिहार के सांसद हैं, उन्होंने निकाली ये यात्रा। उनको भी मंत्री भी बनाया गया है, तो 10 मंत्री बनाए गए हैं। तो उनके द्वारा जो यात्रा निकाली गई है, कहीं ना कहीं देखो यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो आम लोग हैं उन्हें विकास से मतलब है। यात्रा से क्या होगा? यात्रा तो गाड़ी से निकाली गई है। जो भी आम जन है उनका उनसे कोई चीज नहीं पूछी गई है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। कुल मिलाकर वो आए हैं और अपनी यात्रा निकाल कर चले गए हैं। इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसी तरीके से आपको बताएं कि ब्राह्मणों के लिए जो भी पार्टियां रुझान बना रही है या ब्राह्मणों को सम्मिलित करने के लिए उपाय कर रही है, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के लिए प्रत्येक पार्टी ये सोच रही है कि ब्राह्मण हमारे साथ आए और ब्राह्मणों से मिलकर करीब उत्तर प्रदेश में 15 से 16 सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण बहुल है। लेकिन आपको बताएं कि ब्राह्मणों ने भी तय कर लिया है कि अभी जब तक उनका एकजुट होकर कहीं नहीं पहुंचते हैं और एकजुट होकर एक बार कहीं जो बात होगी उसके बाद ही कहीं जाया जाएगा। अभी किसी भी प्रकार से ब्राह्मण संगठनों ने ये घोषणा नहीं की है कि हम कहां पर जाएंगे और ब्राह्मण किस ओर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो भाजपा के साथ भी रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी के साथ भी रह चुके हैं, इसके अलावा उन्होंने बीजेपी के साथ। लेकिन राजीव, यहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बयान आया है अभी कि उनका कहना है कि 2007 में जिस तरीके से सतीश मिश्रा ने ब्राह्मणों को लुभाकर सरकार बनाई, लेकिन 2007 में जब सरकार बन गई बीएसपी की तो ब्राह्मणों का कोई भी काम नहीं किया गया और ब्राह्मणों को एक तरीके से नकार दिया गया। तो इस बार ब्राह्मण उनके लुभाने पर नहीं आएंगे और सपा के साथ रहेंगे। जी, सपा समाजवादी पार्टी का कहना तो अपने हिसाब से सही है और समाजवादी पार्टी भी कई कार्यक्रम करवा रही है। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की है कि हमारी सरकार बनते ही हम परशुराम मूर्ति लगवाएंगे और तमाम और भी घोषणाएं की है ब्राह्मणों के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी एक बात बताएं कि इसके पहले भी ब्राह्मणों ने उनका भी साथ दिया था, तो वहाँ भी ब्राह्मणों के साथ छलावा ही हुआ था। लेकिन राजीव, यहाँ पर दोनों पार्टियां यहाँ पर जातिवाद की राजनीति खेलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालते समय यहाँ पर लोगों से बात कर रही है और विकास के वादे कर रही है और विकास जो किए हैं उसके बारे में जनता को बता रही है। लेकिन यहाँ पर इनकी तरफ से जातिवाद पर अभी भी राजनीति की जा रही है।
जी आपको बताएं, पहले भी हमने आपको बताया है कि जन आशीर्वाद की यात्रा निकाली गई है वो केवल तेजी से निकाली गई है। उसमें कभी भी आप झांसी में भी निकाली गई है तो झांसी में केवल कार्यक्रम ही आयोजित हुए हैं, सभागारों में आयोजित हुए हैं, ब्लॉकों में आयोजित हुए हैं, आम आदमी से नहीं मिला गया है। तो जब तक स्थानीय प्रतिनिधि या मंत्री आकर और उनके जो लोकवाग हैं उनके मन का हाल नहीं लेता है तब तक क्या फायदा ऐसी जन आशीर्वाद रैली का। लोकवागों का भी यही कहना है कि उन्हें इस जन आशीर्वाद रैली जिस तरीके से इसका नाम रखा गया है कि जन जन के साथ पास पहुंचकर जन आशीर्वाद यात्रा नाम है इसका, लेकिन इस तरीके से इसमें कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। कदीम हमारे साथ बुलंदशहर से सीधा जुड़े हुए हैं। कदीम, जिस तरीके से 2022 को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और पूरी तैयारी में जुटी हुई है, आप भी देख रहे होंगे कि हर जगह से ऐसी खबर सामने निकल कर आ रही, कहीं आशीर्वाद यात्रा पहुंच रही है, जन आशीर्वाद यात्रा, तो कहीं आक्रोश रैली भी निकाली जा रही है। लेकिन किसानों का क्या रुख है? यहाँ पर बीजेपी की तरफ से किसानों को भी लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष का मानना ये है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर यहाँ पर किसान नाराज नजर आ रहे हैं बीजेपी की सरकार से। बुलंदशहर में क्या रुख है किसानों का? जी बिल्कुल सत्यम जी, देखो आपको बता दें कि 2022 का चुनाव बिल्कुल सर पर है। हालांकि कोई डेट अभी निश्चित नहीं करी है सरकार की तरफ से। तो वहीं अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी पार्टियां ने जनसंपर्क शुरू कर दिया है। वहीं जो अलग अलग पार्टियां हैं अपने अपने जो कि नाम देकर की भारतीय जनता पार्टी का जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर 75 घंटे गरीबों की समस्या गांव टू गांव, डोर टू डोर जनता से जनसंपर्क कर सुन रही है। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं जो कि बुलंदशहर से खुर्दा क्षेत्र के ऋषि गौतम जी हैं, वो 75 घंटे यात्रा पर है, जो कि जनता की 75 घंटे तक 3 दिन का उनका जो कि समय है, 75 घंटे का समय है, तो 75 घंटे वो गाँव में गाँव टू डोर गाँव की जनता से मिल रहे हैं। हालांकि कुछ समस्या ऐसी है जिसका साथ के साथ निस्तारण करा रहे हैं। बात करें किसान आंदोलन की सत्यम जी, तो लगातार बुलंदशहर के किसान दिल्ली धरने पर जा रहे हैं और लगातार सीधा उनका जो कि पिछले 6 महीने से लगातार धरना जारी है और सीधा किसानों का कहना है कि अब की बार उत्तर प्रदेश में एक नया चेहरा होगा जो कि जनता अब की बार 2022 में वोट करेगी, बड़ा ही सोच समझ कर वोट करेगी भारतीय जनता पार्टी की। अगर हम बात करें तो किसानों का सीधा कहना है अगर भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात को नहीं मानती है तो आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जो कि बता दें उत्तर प्रदेश में 75% किसान है और किसान जो है एक बोलबाला है, किसान एक अन्नदाता है और भारतीय जनता पार्टी को किसान की बात माननी चाहिए, जो कि काफी लंबे समय से जो कि उत्तर प्रदेश के सभी किसान दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात कहीं ना कहीं नहीं मानने को तैयार है। जो कि किसानों का सीधा कहना है कि तीनों काले कानूनों को, जो कि काले कानूनों का नाम दे रहे हैं किसान की, इनको वापस लिया जाए, MSP लागू किया जाए। और वहीं भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात को नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं आने वाले 2022 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आपने जिस तरीके से एक बात यहाँ पर कही है कि 75 जिलों में 75 घंटे के अंदर यहाँ पर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, नेता हैं, वो लोगों से बात करेंगे और समस्या का समाधान करेंगे, जिस तरीके से आप बता रहे हैं। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तब विपक्षी पार्टियों को समाज की जो लोग हैं उनकी चिंता तभी क्यों होती है, इससे पहले क्यों नहीं जमीन पर उतर कर किसी की मदद की जाती है? ये बिल्कुल आपको बता दें कि बड़े बड़े चुनाव के जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं तो सभी पार्टियों के बड़े बड़े नेता बड़े बड़ी बातें जनता के बीच जाकर करते हैं, चाहे वो मकान की हो, दुकान की हो, गरीबों की रोजगार की हो, चाहे वो रोजगार दिलाने की हो, नौकरी दिलाने की हो, चाहे शौचालय की हो, गाँव की जो सरकार होती है। तो ये सब चुनाव जैसे चुनाव पास करीब आते हैं, चुनावी मुद्दे होते हैं और जैसे ही गाँव की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो या जो कि जिले की किसी भी कोई भी सरकार हो, जैसे ही सरकार बन जाती है फिर उसके बाद में 5 साल तक वो चाहे जिला पंचायत सदस्य हो या जिला अध्यक्ष हो या विधायक हो क्षेत्र के अपनी विधानसभा के, तो उसके बाद सीधा जनता का कहना होता है कि वोट के टाइम पर तो विधायक जी आते हैं या प्रधान जी आते हैं या जिला पंचायत सदस्य जो वोट के टाइम आते हैं और बड़े चुनावों के मुद्दे बात करते हैं कि युवाओं के लिए इतने रोजगार दिलाएंगे, इतनी नौकरियां देंगे या गरीबों के मकान देंगे या वृद्धाओं की पेंशन बनवाएंगे। इस तरह के काफी विकास के मुद्दों पर नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही सत्ता में आते हैं फिर 5 साल तक वो वापस दोबारा उन गरीबों के पास, मजदूरों के पास, मजदूरों के पास वापस नहीं जाते हैं और जिसकी वजह से जनता आज नाराज है और 2022 का इंतजार कर रही है। 2022 में प्रदेश की जनता, अगर बात करें बुलंदशहर की जनता
नए चेहरे का इंतजार कर रही है। 2022 में विधानसभा का चुनाव है, हालांकि डेट निश्चित नहीं है। बुलंदशहर की जनता प्लस प्रदेश की जनता पूरी आपकी बार एक नया चेहरा देखने की तलाश में। सत्यम जी, ठीक है, बुलंदशहर की जनता आपके द्वारा कहा गया कि एक नया चेहरा देखने की तलाश में, लेकिन जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से और कई नेता गांव-गांव पहुंचकर लोगों से संवाद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मुखिया है उत्तर प्रदेश को, उनका कहना है कि हमने सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुविधाएं थी वो मुहैया कराई हैं, पहुंचाया है, लोगों को रोजगार दिलाया है। क्या लगता है बुलंदशहर में कितना लोगों को रोजगार मिला है, और जिस तरीके से गड्ढा मुक्त सड़कों की बात की गई थी और कई विकास के दावे किए गए थे वो कितने पूरे होते नजर आ रहे हैं? जी देखिए, बात करें जन आशीर्वाद यात्रा की तो बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के विधायक हैं। 7 सीटों पर फिलहाल में आज की डेट में जो मौजूदा विधायक हैं 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आज की डेट में। और अगर बात करें आने वाले चुनाव की तो 2022 में सभी 7 सीटों पर बुलंदशहर के अंदर बड़ी ही कमर तोड़ मेहनत भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। और जमीनी स्तर पर अगर जैसे सड़कों पर गड्ढे हैं या गाँव की समस्या है या शहर की समस्या है, तो इस तरह की समस्या काफी जो हालांकि देखने को मिल रही है, जो कि सड़कें हैं, गड्ढे काफी देखने को मिल रहे हैं, या गांव में गरीबों के मकान हैं जो बनने हैं। काफी समय से पिछले 5 से 5 सालों से जनता भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, विधायक हो या गाँव का प्रधान हो या जिला पंचायत सदस्य हो, वो वादे भी करे हैं उन्होंने कि आपकी बार हम आपके मकान बनवाएंगे, गाँव की जो सड़कें हैं उनके गड्ढे मुक्त कराएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। लेकिन फिर भी अगर बात करें बुलंदशहर की तो बुलंदशहर में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा गल्ला है, और जो कि 7 सीटों पर मौजूदा विधायक बीजेपी के हैं और कमर तोड़ मेहनत भारतीय जनता पार्टी की बुलंदशहर में चल रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी लगातार पिछले 6 महीने से गांव टू गांव, डोर टू डोर हर विधानसभा पर यानी 7 विधानसभा पर बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी की एक जो कि जागरूकता रैली है और एक जो कि अभियान है कि नीति का अभियान मान लो। समाजवादी पार्टी की जो नीति है कि काम बोलता है, एक तरीके से जो एक नारा है वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और छोटे बड़े सभी तहसील स्तर से लेकर और जिले स्तर तक के सभी कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के जनता को समझाने में लगे हैं। और अब की बार जो कि भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता ये बोल रहे हैं कि अब की बार प्रदेश में 300 प्लस 50 की सीट हमारे खाते में होंगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया सहित जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी कभी उत्तर प्रदेश में ये ऐलान कर दिया है कि 350 प्लस सीट समाजवादी पार्टी के भी खाते में आएंगी। तो अब ये तो आने वाले समय में ही देखना होगा सत्यम जी की आने वाले समय में ही पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी और कितना पानी में है। चलिए, हमारे साथ निखिल लगातार बने हुए हैं, निखिल से सवाल करेंगे। निखिल, जिस तरीके से सारी पार्टियां यहाँ पर तैयारी कर रही हैं, अगर ओम प्रकाश राजभर की बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर का पिछले दिनों बयान सामने निकल कर आया था। उन्होंने सपा के मुखिया यानी कि अखिलेश यादव का यहाँ पर बड़ी तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव यानी कि सपा की सरकार में काफी विकास हुआ और जो विकास के दावे उन्होंने किए थे वो पूरे किए। लेकिन उनका ये भी कहना है कि छोटे दलों को अखिलेश यादव अपने साथ लेकर चले तभी ही यहाँ पर बीजेपी को मात दे पाएंगे। ये इस बात से जाहिर होता साफ तौर पर नजर आता है कि कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों में डर एक तरफ से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी अपने आप में एक दमीली पार्टी अभी भी साबित है, लेकिन फिर भी विपक्षी जो नेता हैं उनको यहाँ पर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने ये बयान दिया है, उनका कहीं ये तो मत नहीं कि वो सपा के साथ गठबंधन करना चाह रहे हैं? जी आपको बता दें, राजभर जो है राजनीति में जादूगर माने जाते हैं। हालांकि कहीं ना कहीं वो बीजेपी से नाराज कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना था कि वो अपने घर के बाहर 2 किलोमीटर सरकार की सड़क नहीं बनवा पाए और साफ तौर से वो अखिलेश के पक्ष में बोले। हालांकि अपने पक्ष में बोले कि अखिलेश को छोटे दलों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा तभी वो सरकार बना पाएगी। तो उसके बाद कुछ ही दिनों बाद राजभर सदन सिंह के घर से मुलाकात करी। तो कहीं ना कहीं राजभर का अभी जो है पल्ला कहीं इधर कहीं उधर देखने को मिल रहा है, लेकिन साफ तौर से उनका पल्ला जो है सपा के पक्ष में ही जाता हुआ देखने को मिल रहा है। लगातार हालांकि बीजेपी कहीं ना कहीं राजभर से बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन बातचीत विफल रहती है। तो उन्होंने भी जानकारी की उसके हिसाब से राजभर चाहिए नहीं, लेकिन सपा जब कहीं ना कहीं से कहना मुश्किल है। हालांकि जब लगेगी उसके बाद ही पता चलेगा कौन सी पार्टी किसके पक्ष में जाती है। कांग्रेस की बात करें तो अजय कुमार लल्लू लगातार गाँव में इस तरह से पता चला कि जनता का कौन क्या है। हालांकि गांधी कुछ दिन पहले आई थी राजधानी की लखनऊ में, गांधी सत्ता से बैठी थी। हालांकि दोनों जनता बीजेपी की बात करें तो बीजेपी
साल तक है तो बूथों को मजबूत करें, विधायक के बूथों को मजबूत करें। तो कहीं ना कहीं जनता का कोशिश कि जनता का वोट क्या है। जनता की बात करें तो जनता स्वास्थ्य सेवाओं के को लेकर तो कहीं ना कहीं कोरोना काल में दूसरी लहर में जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था हुई थी उससे कहीं ना कहीं जनता का मन रुका हुआ है। लेकिन आने वाले चुनाव में जब वोट पड़ेंगे तब चलेगा कि कौन सा वोट जाता है। ठीक है निखिल, ठीक है निखिल, जिस तरीके से सरकार ने एक बड़े बड़े वादे किए थे कि महंगाई कम कर दी जाएगी, लोगों को उचित दरों में सामान मिलेगा, लेकिन आज महंगाई चरम सीमा पर है और इसको लेकर अजय कुमार लल्लू लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि महंगाई चरम पर है और नेता यहाँ पर मस्त नजर आ रहे हैं। आपको बता दें महंगाई की बात करें महंगाई की बात करें सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 900 के ऊपर सिलेंडर चल रहा है। हालांकि अगर जब विधानसभा से सबसे मानसून का शुरू हुआ तो समाजवादी पार्टी ने कई मुद्दे उठाए, ऑक्सीजन की कमी का भी मुद्दा उठाया, गैस सिलेंडर की महंगाई का भी मुद्दा उठाया। कहीं ना कहीं महंगाई के पीछे महंगी पेट्रोल के दाम की बात करें तो 98 रुपए के ऊपर पेट्रोल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता भी महंगाई के तो सरकार को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अगर कहीं ना कहीं नहीं तो आने वाले चुनाव में सरकार को कहीं ना कहीं काफी नुकसान देखने को मिल सकता है। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए। राजू का रुख करेंगे। राजू, जिस तरीके से सरकार ने एक अपराध को कम करने का वादा किया था कि प्रदेश में अपराध का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, लेकिन विपक्षी जो पार्टियां हैं सपा की तरफ से कहना है अखिलेश यादव का कि अपराध उत्तर प्रदेश में ज्यादा बढ़ा है बीजेपी की सरकार में। जी आपको बताएं कहीं ना कहीं अपराध से तो काफी कुछ लगाम लगी हुई है और लगातार जो अपराधियों की धरपकड़ हो रही है इससे तो जनता कहीं ना कहीं खुश है। और इससे जो योगी सरकार ने घोषणा की थी कि हमारी जो सरकार बनेगी उसके बाद अपराधियों को सह नहीं मिलेगी और अपराधियों को नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो ये तो लगातार जारी है। जिले में भी हम देख सकते हैं, हमारे झांसी जिले में भी लगातार अपराधियों पर पुलिस अंकुश लगा रही है, लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और प्रतिदिन ही जो बड़े अपराधी हैं मतलब उनको पकड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो अपराधियों के लिए है, अपराधियों के लिए कहीं ना कहीं ये सरकार मुसीबत लेकर आई है और अपराधी इस सरकार में कहीं ना कहीं जो है जेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अपराधी जो हैं वो जेल के अंदर दिखाई दे रहे हैं सलाखों के पीछे, क्योंकि लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जा रहा है। ये योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर आदेश है। चलिए, हमारे साथ कदीम भी लगातार जुड़े हुए हैं बुलंदशहर से। कदीम, जिस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था के वादे किए गए थे वो यहाँ पर पूरे नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने इसका उदाहरण कोरोना की दूसरी लहर से बताया है कि दूसरी लहर में जिस तरीके से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली समय पर, जिसकी वजह से लोगों की मौत हो गई है। तो अब क्या कुछ वहाँ पर व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य व्यवस्था की? अभी तीसरी लहर की भी बात की जा रही है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? जी बिल्कुल सचिन जी, आपको बता दें कि जो स्वास्थ्य विभाग की अगर हम बात करें तो जो कि दूसरी लहर कोरोना की आई थी, तो दूसरी लहर में कोरोना की में एक प्रदेश की जनता का जो हाल था वो तितर बितर का हाल था, जो कि ऑक्सीजन की एक फिराई मची हुई थी जनता के अंदर। जो कि 700 रुपए का जो सिलेंडर था वो 50 हजार रुपए तक का भी सिलेंडर मुहैया नहीं हो पाया था वो इमरजेंसी में, और ब्लैक में भी बिका था 50 हजार रुपए तक का भी। बुलंदशहर के अंदर 35 से 50 हजार रुपए का ऑक्सीजन का सिलेंडर उस टाइम बिका था जब कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन को लेकर त्राही का एक आलम मचा हुआ था। अगर बात करें अब मौजूदा समय की स्वास्थ्य विभाग की, तो तीसरी लहर को लेकर लगातार सरकार का एक संदेश मिल रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है। तो पूरा स्वास्थ्य विभाग फिलहाल तीसरी लहर को लेकर अलर्ट है। पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी लहर को लेकर पूरी तैयारी में है। और अगर बात करें जो कि मौजूदा हालात मेडिकलों की, प्राइवेट हॉस्पिटलों की, तो बुलंदशहर के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटलों में मौजूदा हालात बहुत ही एक लापरवाही का सामने देखने को मिल रही है। लगातार बुलंदशहर में इस तरह के केस आ रहे हैं कि जो कि डिलीवरी के दौरान महिलाओं की लगातार 2-2, 3-3 महिलाओं की मौत हो रही है, लगातार बच्चों की मौत हो रही है, लगातार जो कि कुछ ना कुछ बीमारी में लगातार नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, लगातार इस तरह के केस आ रहे हैं। बात करें आप फिलहाल मौजूदा समय में बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर के गुलाबी क्षेत्र में एक जो कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा या आबकारी
आबकारी विभाग की बात करें तो शराब के कारण 3 लोगों की एक ही गांव में मौत हुई है। सत्यम जी बता दें कि पिछले जो कि 5 माह पहले करीब 2 माह पहले अलीगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिले में करीब 80 मौतें शराब के कारण हुई थी, जहरीली शराब के कारण। तो वही ताजा मामला बुलंदशहर का है, जहाँ पर अभी 3 दिन पहले 3 मौत हुई थी। मौजूदा हालात में आज भी 1 मौत शराब के जहरीली शराब के कारण हुई। तो स्वास्थ्य विभाग हो तो उसकी तो कहीं ना कहीं इस तरह की लापरवाही सामने आ रही है। फिलहाल जो है बुलंदशहर के अंदर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही लगातार निरंतर जारी है, कहीं भी स्वास्थ्य विभाग पर जो है वो लगाम नहीं है। चलिए, तमाम बातचीत करने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कदीम आपका भी, राजीव आपका भी, निखिल आपका भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। लेकिन 2022 में किसकी सरकार बनेगी ये देखना होगा, लेकिन सभी पार्टियां यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही हैं और लगातार जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही, चाहे बीएसपी हो या फिर सपा हो, सभी अपनी अपनी पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा के तहत आपको बताते चले कि जनता को लुभाने की कोशिश कर रही, जनता से सीधा संपर्क कर रही। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।